रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को ज्योति का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे योग चिकित्सा के सिद्धांत के विषय पर। सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आज स्कूल से लेकर कॉलेज तक, घरों से लेकर बाहर तक सभी योग से परिचित तो हो चुके हैं, लेकिन योग वास्तव में है क्या? योग क्या केवल शरीर के द्वारा किया गया आसन भर है, या फिर प्राणों के आयाम को साधता हुआ कुछ प्राणायाम है, या इसके अलावा बहुत कुछ है? क्योंकि हर चीज का अपना एक सिद्धांत होता है और जब तक उसके सिद्धांत का पालन न किया जाए उसका लाभ हमें नहीं मिलता। तो आज के समय में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो चुका है कि योग चिकित्सा के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल है। तो वास्तव में योग के सिद्धांत क्या हैं और ये किस तरीके से हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को प्रभावित करता है, इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं, योग शिक्षक है SCRT के डॉक्टर छगनलाल सोनवानी जी। सोनवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। और हमारे साथ में है कुंदन कुमार जी, जो कि MCCRYN के योग थेरेपिस्ट हैं और लंबे समय से एम्स में कार्य कर रहे हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। सबसे पहले कुंदन जी, मैं आपसे ही समझना चाहूं, क्योंकि आज समय ये आ चुका है कि लोग योग के बारे में तो जान गए हैं, उन्हें लगता है कि हम योग के कुछ आसन करें या सूर्य नमस्कार कर लें या थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और बस इतना ही योग है। तो किसी भी चीज का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत होता है। तो क्या योग का भी अपना कोई सिद्धांत है जिसका पालन किए बिना योग का संपूर्ण फायदा हम नहीं उठा सकते? आज जिस विषय को लेकर हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो है योग चिकित्सा के सिद्धांत पे। जैसा कि ज्योति मैम आपने कहा कि सिर्फ हम कुछ आसन या कुछ प्राणायाम करके क्या शरीर को साध सकते हैं। देखिए, ये तो सिर्फ योग का एक छोटा सा अंग है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर हमें अच्छे तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है तो कहीं न कहीं हमें इसके परे जाना पड़ेगा। परे जाने का मतलब है कि हमें यम नियम का पालन भी करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम भी करना पड़ेगा और ध्यान भी करना पड़ेगा। तो योग में कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसका पालन करके हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि कुछ आसन करके, इसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं उसका पालन करके, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उसको अपना करके, फिर मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं उनको करके, और कुछ सेट क्रियाएं हैं उनको करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं रह जाता है। दिन भर में अगर हम कुछ कैसे अपनी दिनचर्या को रखते हैं वो भी बहुत ही मायने रखता है योग चिकित्सा में। और अगर हम योग चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल में, मॉडर्न मेडिसिन में योग चिकित्सा का बड़ा ही अहम रोल हो गया है। आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज, आप सभी को पता होगा साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है। मनोकायिक रोग जो हमारे मन से होते हुए हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ऐसे कई सारे रोग हैं जो हमारे मस्तिष्क से निकल आते हुए और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमें योग चिकित्सा देनी पड़ती है। तो इसमें कहीं न कहीं सिद्धांत को लेकर बहुत आना जरूरी है। ऐसे सिर्फ नहीं है कि हमें सिर्फ उसके पोस्चर्स कर लिया और आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अपने आहार, विहार, विचार, ये सब चीजों पे भी ध्यान रखने की उतनी ही आवश्यकता है जी। और इसीलिए कुंदन जी, थोड़ा अगर हम पीछे जाते हैं तो पतंजलि की अगर हम चर्चा करें तो उनका भी योग सूत्र जो था, उन्होंने जो शास्त्रीय योग में वर्गीकरण किया था, उन्होंने भी योग के 8 अंग बताए थे। इसका मतलब यही था कि ये 8 जो अंग थे वो वास्तव में उनके सिद्धांत थे जिनको क्रमबद्ध तरीके से आपको पालन करना है। ये नहीं कि आपने अभी प्राणायाम कर लिया, पहले आपने ध्यान लगा लिया, उसके बाद में आपने आसन कर लिया। मतलब जो सिद्धांत है उस पर ही चलेंगे तभी उसका शरीर पर उसका लाभ होगा। सोनवानी जी, मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूं जी मैम। चूंकि आपके अपने जीवन में भी योग ने बहुत असर डाला है। चूंकि एक एक्सीडेंट के बाद आपने देखा कि कुछ आसन के बाद आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छे से आया और उसके बाद आप योग की तरफ बढ़े। इतने लंबे समय से आप टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं SCRT के माध्यम से, अलग अलग स्कूलों में, चूंकि आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि योग को वास्तव में सिद्धांततः पालन हम कर पाए, या आप सिखाते समय उसका कैसा पालन करते हैं, या अपने शिक्षकों से कैसा पालन करवाते हैं? क्योंकि एक शिक्षक सही तरीके से सिद्धांत सीखेगा तभी मुझे लगता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने दूसरे लोगों को दे पाएगा। कैसे सिद्धांत को आप मैनेज करते हैं ट्रेनिंग में? ऐसा है, योग जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब कुंदन जी ने बताया,
बिल्कुल सिद्धांत उसी प्रकार से है। लेकिन योग में हम लोग जब तक नियम, उनके जो नियम बना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये क्रम से हम चलेंगे तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यम है, उसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 यम है। 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम और नियम जो है ये हमारे आंतरिक जो विचार है उसको पूरी तरह से केंद्रित करता है। और इससे हमारे फिर यम नियम के बाद आसन आता है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो फिर आसन जो है की ओर हम बढ़ते हैं। आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। तो आजकल तो लोग जो है बीमारियों के कारण योग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। योग एक जीवन जीने की पद्धति है। इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, दैहिक मतलब संपूर्ण मानव का जो कल्याण के लिए जो बातें हैं सारी निहित है। तो योग जो है एक, आज हम एक थेरेपी के रूप में ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है तो लाभ भी मिल रहा है। लेकिन योग एक जीवन जीने की पद्धति है। योग से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग अपने आश्रमों में जो गुरुकुल था उसमें इन्हीं शिक्षाओं को देकर विद्यार्थियों को वो अपने, ताकि वो अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में जाए, व्यवहारिक जीवन में जाए, तो उसका एक अच्छा प्रभाव समाज में पड़ता था, जिससे उसके शारीरिक, मानसिक विचार दृढ़ हो जाता था और वो दुर्गुणों से दूर होकर के समाज में एक अच्छा नागरिक अपने आप को बनने के लिए सामने आता था। अच्छा सोनाली जी, ये एक बात मैं आपसे पूछूं कुंदन जी के पास जाने से पहले कि इतने लंबे समय तक जब आप सिद्धांततः योग को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा कि जिन लोगों ने सिद्धांत के तौर पर योग का पालन किया, जिन्होंने योग अपनाया, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जीवन, उनकी पर्सनालिटी, और वो जो केवल दिखावे के लिए योग कर रहे हैं, यानी कि जो सिद्धांततः पालन नहीं कर रहे हैं, दोनों के जीवन में बदलाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। स्वास्थ्य के तौर पर या उनकी सोच के तौर पर कितना बदलाव आता है जीवन में? बहुत बदलाव आता है मैडम जी। कुछ लोग तो योग को केवल एक हमने सीखा, यहाँ से सीखा, हमारे गुरु ने सिखाया, ऐसे करके वो गार्डन में कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी फिगर को अपन देखें, बॉडी स्टाइल, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो योग करते होंगे, है ना। तो भाई योग एक आदमी एक सर्वांगीण विकास करता है, उसकी बॉडी मतलब वो समझ में आ जाता है, परिलक्षित होता है, परिलक्षित होता है ना। योग करने वाले का जो है दिनचर्या, उनके खान पान, रहन सहन, लोगों में समाज में कैसा एटीट्यूड है, सब समझ में आता है कि वो योग से अच्छी तरह जुड़ गया है। बहुत अहम बात सोनाली जी ने कही, इसी को मैं थोड़ा सा कुंदन जी आपसे बढ़ा दूं आगे, क्योंकि योग एक साधना है, योग एक चिकित्सा है। आप देखिए कि सिद्धांततः पालन करने वाले चिकित्सा है। योग अगर आप करते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी, चूंकि आप एम्स में आपने देखा होगा कि शारीरिक, मानसिक और दिमाग की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, रिलैक्स होता है आदमी। क्या आपको लगता है कि कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ ऑनलाइन कोर्सेस करके आप जिन बच्चों को या जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हें योग के सिद्धांत ही नहीं पता है, तो ऐसे में शिक्षक का चयन करना हमारे लिए कितना जरूरी है? और प्रॉपर तरीके से जो योग का ट्रेनिंग किए हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस विषय को मैं लगातार कई मंचों पे उठाता आया हूं। आज मुझे मौका मिला है यहां से भी मैं इस बात को कहूं। ये जो सर्टिफिकेट कुछ दिनों की करके 10 दिन या फिर कहीं कोई पार्क में या इस तरह से कहीं कोई सर्टिफिकेट कराया जाता है और उसको करके अगर आप कहीं सिखा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में जानना बड़ी अति आवश्यक है। जब आप योगा थेरेपी दे रहे हैं और थेरेपी का मतलब आपको नहीं पता है, किसी बीमारी के बारे में आपको नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, भाई योगा थेरेपी हमारे शरीर पे कैसे कार्य करता है, अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं दे सकते। कहीं न कहीं आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर्टिफिकेट करके आप सिखाने लग जाए। गंभीर होना चाहिए इसको लेकर, बहुत गंभीर होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मास्टर, कोई इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं, आप कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छे ढंग से सीखिए, तो जाके कहीं सिखाइए, तो बात बनती है। नहीं तो फिर, और ये भी है, लोगों की भी इसमें उतनी ही अहम भूमिका होनी चाहिए। वो देखते हैं कि कहीं फ्री में हमें कोई सीख मिल रहा है तो वहां से सीखने लग जाते हैं। कहीं फ्री में पार्क में सिखाया जा रहा है, वहां से सीखने लग जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर कोई क्लासेज है, अगर कोई सीख के आया है, उसने बहुत पैसे खर्च किया है, तो बिल्कुल वो उसका रोजमर्रा जैसे बाकी सब्जेक्ट है उसके लिए वो
योग भी वैसे ही है। वो अपना घर चला रहा है तो वो उस योग के माध्यम से भी चला रहा है। चूंकि कुंदन जी रोकते हुए आपसे एक सवाल इसी में आपको और ऐड कर देती हूँ, वो ये कि चूंकि आप एम्स में हैं और आप देखिए कि आप समझ रहे हैं कि आज बहुत सारी बीमारी में इसका विकल्प ही नहीं है, मतलब आपको योग, आसन या ध्यान ये आपको करना ही है, क्योंकि मेंटल फटिग भी बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि हम देखते हैं कि कोई आप मेडिसिन लेते हैं और वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती तो उसका साइड इफेक्ट होता है, वो आपको पता चल जाता है। लोगों को लगता है कि आसन हम कर रहे हैं ये तो फायदा ही करेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सिद्धांत के तौर पर मैं जानना चाहूंगी, क्या योग के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में योग नहीं सीखते हैं, अगर उनको नहीं पता है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है और उसको हम भ्रस्तिका करा रहे हैं, कपालभाति करा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको नुकसान होगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जहां बैठे हैं हम लोग वहां पे इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे जोर देते हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि योग ही सर्वे सर्वा है, हम ही ठीक कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर उसको मॉडर्न मेडिसिन की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल उसको दी जानी चाहिए। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, उसको मेडिसिन चल रही है, आवश्यकता है, तो उसको बिल्कुल देनी चाहिए, उसको रोकनी नहीं चाहिए। कई ऐसी जगह पे मैंने देखा है कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, योग कीजिए, बिल्कुल गलत है। जहां उसकी आवश्यकता है मॉडर्न मेडिसिन की, बिल्कुल लेनी चाहिए और साथ में योग कीजिए आप। तो हम लोग इंटीग्रेटिव अप्रोच रखते हैं वहां पे कि अगर आपको मेडिसिन की आवश्यकता जहां है आप मेडिसिन लीजिए, अगर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है तो आप योग के माध्यम से ठीक हो रहे हैं तो योग लीजिए। सोनाली जी, चूंकि आपका अपना भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण आसन के बाद में आपको उस आसन से लाभ हुआ है, इसका मतलब तो यही है कि डॉक्टर ने जो आपसे सलाह दिया था वो आपको फायदा हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर का बताने का मतलब होता है कि वैज्ञानिक तर्क पर वो सिद्ध होती हैं, साइंटिफिक जो चीजें होती हैं वो सटीक होती हैं कि आपके पास में इसका प्रूफ होता है। अगर मान लीजिए वहां पर आपको भुजंगासन या मर्जरी आसन के जगह में एक अनजान व्यक्ति से कुछ और आसन मिलता तो आपको नहीं लगता आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी? बिल्कुल खतरे। ऐसे में आपकी कितनी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप शिक्षक की भूमिका के तौर पे चिकित्सा सिद्धांत को समझाते हैं, कितनी गंभीरता से उसको लेने की जरूरत है, कैसे ट्रेनिंग देते हैं इनको लेकर? बहुत सही कहे अपने डॉक्टर साहब ने, इसमें पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। आसन कौन सा आसन हम कर रहे हैं, उसके कौन सा अपोजिट आसन करना है ये भी जानकारी होना, सामने वाला कौन से परिस्थिति में आसन कर रहा है, उनकी शारीरिक जो स्थिति है किस प्रकार है वो भी जानना जरूरी। जैसे हाई बीपी है, लो बीपी है, या कहीं इंटरनल कुछ इंजुरी है या कोई प्रॉब्लम है, उसको देख करके आसनों का चयन किया जाता है। अगर कोई भी आसन हम किसी करवा दिए, सूर्य नमस्कार करा दिए, हर कोई नहीं कर सकते, कुछ लोग जो है नहीं कर सकते, सब कोई कर सकते छूट, ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ लोग को ज्यादा करा, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको 50 बार करना, मतलब आधा घंटे कपालभाति करना चाहिए, ऐसा मैं भी नहीं मानता, ऐसे नहीं है, है ना। उसकी क्षमता और उसकी जो शारीरिक स्थिति देखते हुए आसनों का चयन करना चाहिए, उससे उसको लाभ मिलेगा। कुछ भी हम जैसे क्रम से सिखाना शुरू किए तो सब चलो ये करो, ऐसा नहीं। सामने वाला अगर उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रहे हैं तो आसनों का चयन उसके स्वास्थ्यगत जो प्रॉब्लम उसको देख करके लेना चाहिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात सोनाली जी ने उठाई, इसको मैं आगे बढ़ाऊं कुंदन जी आपसे, क्योंकि आप देखिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको व्यक्तिगत देखता है कि हो सकती है कि ये मेडिसिन मुझे फायदा कर रही है लेकिन ये आपको नहीं करेगी, क्योंकि ये आपके शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ज्यादातर जो योगा क्लासेस है वहां हम देखते हैं कि अगर टीचर सिखा रहा है, सिद्धांततः की बात कर रही हूं मैं, अगर वो एक आसन सिखा रहा है तो वहां पर 25 लोग हैं तो वो 25 लोग ही एक जैसा करते हैं। उसमें एक यंग बच्ची भी है और बड़े उम्र की महिला भी है, हो सकता है कुछ बीपी पेशेंट भी हो। तो क्या आपको लगता है कि ये सिद्धांततः सही होता है? यहाँ पर हमें ग्रुप वाइज या कुछ कैलकुलेटिव करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर फिटनेस क्लास है ओके, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें एज ग्रुप भी चेंज हो जाता है। अगर बुजुर्ग लोग के लिए है तो बुजुर्ग लोग का सेशन अलग होना चाहिए, क्योंकि उसकी मसल स्ट्रेंथ अलग होती है। जो यंग है उसके लिए अलग होना चाहिए और जो किड्स हैं उसके लिए अलग होना चाहिए सेशन। ये एज ग्रुप वाइज जो है डिवाइडेड होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिटनेस से लेकर अगर कोई फिटनेस के लिए आया है तो वो ओके, लेकिन उसमें ही अगर किसी को बैकहेड है, सर्वाइकल है, अगर कुछ भी डायबिटीज है तो उसके लिए क्लासेस थेरेपी क्लास होनी चाहिए। उसके लिए इंडिविजुअली आप लेना है उसको क्लासेस, पर्सनल अटेंशन के साथ लेना है। वैसे तो हर एक क्लास में पर्सनल अटेंशन जरूरी है, लेकिन उसमें खासकर जरूरी है। तो ये इस तरह से कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक ही साथ कॉमन में थेरेपी भी और फिटनेस भी नहीं दे सकते, वो फिर नुकसान करता है। तो ये बात है।
अच्छा, दूसरा मेडिटेशन का भी आजकल आप देखिए, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन जो है आपने बस आंख बंद कर लिया और कुछ देर मौन बैठ गए और ये हो गया आपका मेडिटेशन। तो वास्तव में मेडिटेशन क्या है और ये कितनी डीप में जाकर कितना मेंटल डिजीज को रिलैक्स कर पाता है? ये देखिए, मेडिटेशन मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग या तो गलत कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम आंख बंद कर लिए, बिल्कुल सही कहें कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। एक्चुअली वो ऐसा है नहीं। उससे पहले जो सोनाने सर ने भी कह रहे थे कि आपको पहले की जो साधना है वो करनी पड़ेगी, तब जाके आप मेडिटेशन कर पाएंगे। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर जाके समाधि। ध्यान 7वें नंबर पे आता है। आप पहले चले जाएंगे तो कैसे होगा? फिर तो आप फिसलेंगे ही ना। पहले ही आप 4th फ्लोर पे कैसे चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके उस पे जाते हैं। और मेडिटेशन जब तक किसी गुरु के मार्गदर्शन में, मेरा मानना है, करना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते। उसके बेसिक रूट्स को पकड़ना चाहिए कि कैसे करना है। जैसे कि मैं पर्सनली, अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर मुझसे आपसे मेडिटेशन करना है या सीखना है, तो मैं पहले उनको बेसिक चीजें, अपने लाइफ स्टाइल को वो ठीक करो। सबसे पहली बात, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके अपने श्वास पे ध्यान लगाना शुरू करो। डायरेक्ट मत आओ वहां पे। कुछ आसन प्राणायाम ये करने के बाद, देखिए प्राणायाम जब तक नहीं सधेगा ना, ध्यान नहीं लगेगा। प्राण सधेगा, फिर मन एकाग्र होगा, क्योंकि दोनों ही वाइस वर्सा है। मन तो भागेगा इधर उधर, तो मन को अगर भागने से रोकना है, मन नहीं भागे तभी तो ध्यान लगेगा ना, है कि नहीं? तो मन न भागे तो उसके लिए प्राण को साधना पड़ेगा। अगर प्राण को साधना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम को साधना है तो आसन करना पड़ेगा। मतलब सिद्धांततः तो आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक है। अगर कोई यहाँ श्रोता सुन रहे हैं, उनको लगता है कि अगर हम शारीरिक सक्षम नहीं है आसन के लिए, सर मुझे ध्यान करना है, तो सबसे एक रास्ता, बीच का रास्ता है कि अपने श्वास पे ध्यान लगाना शुरू करें सबसे पहले। अगर वो भी नहीं लगा पा रहे तो ब्रेथ को काउंट करना शुरू करें। सांस ले रहे हैं, काउंट करें आप मेंटली 1 2 3, एकदम स्लोली। अभी इक्वल रेशियो पे लेके आओ, धीरे धीरे इनहेलेशन एक्सहेलेशन को फोकस करो। फिर अपने उस मूवमेंट को फोकस करो, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को भी। अच्छा, ध्यान के फायदे क्या होते हैं ये भी बता दीजिए, क्योंकि जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि आज के समय में हमको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इतना कंपटीशन का जमाना है, लोग इतने परेशान हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन पे रहना पड़ता है, तो ध्यान किस हद तक ट्रीट कर पाता है? फायदे तो आपने ही बता दिए। एंजाइटी है, डिप्रेशन, ये तो बीमारी है जिसको लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो क्या इस पर ये ध्यान काम करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, ये अलग इश्यू है। एक, अगर कोई डिप्रेशन में है तो उस वक्त फेज हम देखते हैं कि किस लेवल का है डिप्रेशन। अगर वो ध्यान करेगा ना तो और डिप्रेशन में चला जाएगा, समझिए। अच्छा। ये बहुत लोग नहीं जानते इस चीज को। वो देखना पड़ता है कि उसका डिप्रेशन लेवल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। कई बार क्या होता है, कई सारे पेशेंट आते हैं तो हम उनको आंख बंद नहीं करवाते हैं। कई कहते हैं आंख बंद करोगे तभी तो ध्यान लगेगा। बिल्कुल नहीं। ध्यान के भी कई प्रकार होते हैं। आप कोई चीज को देख के भी ध्यान लगा सकते हैं। मूवी देखते हैं ना, ध्यान भटकता है क्या? वो भी तो एक प्रकार का ध्यान ही है ना। बुक पढ़ते हैं, ध्यान भटकता है क्या? कई बार कंसंट्रेट हो जाते हैं, वो भी तो ध्यान का ही प्रकार है। उसको क्यों अलग किया जा रहा है? आंख बंद करके ही ध्यान लगे ऐसा तो नहीं है। करते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं, एकाग्र करने की स्थिति है। बाहर चीज देख रहे हैं। तो देखिए, 3 चीजें होती है ध्यान में, 3 प्रकार की। आपने शिव जी की देखा होगा स्टेचू, उसमें 3 प्रकार की उसकी भावभंगिमा स्थिति होती है। उसमें 3 होते हैं। अगर आप ग्रंथों में जाएं तो अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। अगर आप आंख खोल के भी करते हैं तो भी एक प्रकार का ध्यान का है, वो बेसिक लेवल का है। उस वक्त आप इजीली ध्यान लगा सकते हैं। सेकेंड लेवल पे आप थोड़ा और अच्छा से ध्यान कर पा रहे हैं चीजों को, तो प्रतिपदा दृष्टि, मतलब आधी आंख खुली हो आधा बंद हो, शिव जी का जो है। और थर्ड है आंख बंद करके, वो लास्ट। अगर ये दोनों परिपक्व हो जाए तब जाके तीसरी अवस्था को करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए आंख बंद करके, तो जाके लगेगा। और आंख बंद करके भी कहाँ लगाएं, क्या लगाएं, तो कई प्रकार। एक तो मैंने ब्रीदिंग की बात करी, और सूक्ष्म अवस्था में जैसे कि योग में चक्रों की भी बात करी गई है। आप चक्रों पे भी ध्यान लगा सकते हैं, अपने शरीर पे ध्यान लगा सकते हैं। जैसे एक योग निद्रा मेडिटेशन होता है जो हम अपने बॉडी पे, शरीर के अलग अलग अंगों पे अपनी अवेयरनेस को लेके जाते हैं। वो भी एक बेसिक लेवल का
मेडिटेशन है योग निद्रा, वो भी बहुत हेल्प करता है। और इस पे कई सारे रिसर्च भी आ चुके हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो योग निद्रा के बहुत फायदे हैं। तो क्या ये व्यक्तिगत तौर पे किया जा सकता है या इसके लिए भी हमको किसी प्रशिक्षक या गुरु की जरूरत होती है? एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा, गाइडलाइन तो लेना ही पड़ेगा। जब तक उसको आप समझेंगे नहीं कैसे काम करता है तो कैसे आप उसको समझ में आएगा। वही चीज योग सिद्धांत, हम योगा कैसे काम कर रहा है। देखिए बड़ा एक जब बात चली है तो मैं और थोड़ा सा डीप में चला जाता हूँ। ये जो शरीर है ना, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर पे बात करी जाती है। योगा में तीनों चीज पे बात करी जाती है। स्थूल जो हम फिजिकल बॉडी, जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस फिजिकली देख रहे हैं, वो स्थूल है। उस पे ही काम इजिली जो हम आसन कर रहे हैं वो इस तरह से काम करता है। सूक्ष्म जो हम नहीं देख सकते अपने नग्न, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। स्थूल हो गया जो कर्मेंद्रियां हो गया, सूक्ष्म हो गया जो ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्र, अहंकार जो अंदर है, जिसको आप जस्ट महसूस कर सकते हैं, उस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उसको अपने अभ्यास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये समझ लिए स्टोर है, सारे ही कर्मों का लेखा जोखा उस कारण शरीर में होता है। इसको कारण शरीर को डिफाइन अगर करूं तो बड़ा टाइम लगेगा। जो भी चीज आप जैसे कहते हैं ना कि हर एक कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है इंसान को, वो कारण शरीर के ही थ्रू हो रहा है। मतलब उसका भी औचित्य है, उसका भी बिल्कुल एग्जिस्टेंस। बहुत लोग नहीं मानते हैं कारण शरीर, मॉडर्न मेडिसिन इसको नेग्लेक्ट करता है, बट योग में है। अगर ये कारिका के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप सांख्य योग में जाएंगे, हर एक चीज का कारण होता है। ये शरीर है, इसका भी कारण है, हर एक चीज का। तो ये अगर शरीर है, इसके पीछे का भी कारण है, और वो कारण है इसलिए ये शरीर है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो वो इस पे धीरे धीरे अगर आपको पहले कारण शरीर को ठीक कीजिए, फिर अपने आप सूक्ष्म शरीर जो है ठीक होता है, और फिर हमारा फिजिकल बॉडी ठीक होता है। ये भी एक कारण है। सोनवानी जी, इतनी डीप चर्चा कुंदन जी कर रहे हैं, चूंकि वो थेरेपिस्ट हैं, अलग अलग बीमारियों पे काम कर रहे हैं। एक सामान्य शिक्षक या एक सामान्य व्यक्ति अगर योग सीखना चाहता है तो उसको, जैसे कि व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि उसको त्वरित लाभ चाहिए, त्वरित मतलब जो चीज चाहिए। और आज के जमाने में जब सोशल मीडिया और रील का जमाना है, हमें इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। क्या आपको लगता है कि योग जो सिद्धांत था, हम इतने नियमों पे 8 चक्र पे बात कर रहे हैं, 5 चक्र पे बात कर रहे हैं, त्वरित कुछ लाभ मिलता है क्या योग का? कि आपने तुरंत किया और आपने लाभ मिल गया, या आपको लगता है कि कुछ जान समझ के पर्टिकुलर कुछ आसन करने से लाभ? मैं मानता हूँ कि तुरंत लाभ तो इसका नहीं मिलता। जैसे हमने आज आसन कर दिया, उसका लाभ मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसका लाभ धीरे धीरे मिलता है, संडे संडे जैसे हम करते जाते हैं। पहले बात तो शुरू में आदमी कर ही नहीं पाएगा, और शुरू में जब करता है तो तुरंत लाभ नहीं मिलता। तो हो सकता है उसको शुरू में तकलीफ भी हो जाए, है ना, ऐसा महसूस करते हैं, कुछ मसल दर्द हो रहा है, ये हो रहा है ना। और योग कोई जाति नहीं है, जितना होता उतना करना चाहिए। तो इसलिए तुरंत लाभ तो नहीं मिलता है। इसका धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका मन लगेगा, शरीर जुड़ेगी उसमें, तो उसका लाभ परिलक्षित होने लगता है, फिर आदमी जुड़ जाता है ना। तो कंटिन्यूटी मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, तभी योग का लाभ। आज मैंने इतने साल सीखा, आज एक दिन भी नहीं छोड़ा मैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, पर्टिकुलर कुछ बीमारियों का जिक्र अब जरूर आप करिए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा योग है और वो किस हद तक कारगर होता है। जैसे कि अभी जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपने गलत ले लिया तो बीपी आपका बढ़ सकता है। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, महिलाओं में बहुत ज्यादा कमर दर्द की शिकायत है, या पीसीओडी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पीसीओडी भी योग से ठीक हो जा रहा है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है जिससे ज्यादा महिलाएं पुरुष आज यंग जनरेशन बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या कुछ ऐसे खास आसन है जो सब व्यक्ति कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, या फिर हर व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा एक्सपर्ट के पास? कुछ ऐसी चीजें आप बताइए जो सामान्य तौर पर लोग कर सकते हैं। हम लोग योग में जो है प्रारंभिक जो क्रिया कराते हैं, जिसको पवन मुक्तासन बोलते हैं, है ना। ये बहुत छोटी छोटी क्रिया है। पहले जैसे नौका चालन, चक्की चालन, साइकिलिंग, है ना, इस प्रकार छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हर कोई मतलब कर सकते हैं। कोई उसका लाभ निश्चित मिलेगा ही, जिसमें अपने जॉइंट सब खोलने के है, पवन मुक्तासन, उंगलियों पैरों का है ना, गर्दन का है। इस प्रकार से छोटे छोटे अभ्यास हैं जो बहुत सरल ढंग से कर सकते हैं, और उसका लाभ
बिल्कुल सामने वाले को मिलेगा। अच्छा, एक बातचीत के बीच में प्रारंभिक तौर में योग सिखाते तो इन्हीं क्रियाओं को सिखाया जाता है। शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से, सूक्ष्म व्यायाम से जी, शुरू हो सूक्ष्म जाता है। व्यायाम ये सभी लोग कर सकते हैं, जी, इसका कोई साइड इफेक्ट जी। नहीं। बीच में आपने एक बात कही थी कि अगर आप कोई एक पोस्चर कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, तो उसके उलट भी एक आसन करना होता है। जी। तो मुझे, जहां तक मैं योग को जान रही हूँ, पिछले कुछ समय से मैं योग में जाती हूँ, तो कई बार हमें ऐसा नहीं होता कि हम आज पेट के बल ही आसन कर रहे हैं तो हमें पीठ के बल वाला नहीं कराया जाता। तो क्या समझा जाए, इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या, नुकसान होता है? नहीं, कराना चाहिए। मैं अपने जो योग के हिसाब से आसनों का क्रम तो उसी हिसाब से होना चाहिए। कुंदन जी, आप कुछ? नहीं, सनातन सर का कहने का मतलब ये था कि उलट का आसन मतलब कि रिवर्स पोज। हाँ, इसी पे पूछी कि कई बार नहीं कराया जाता कि आज का शेड्यूल ये है तो आज आप ये करेंगे, रिवर्स वाला कल के स्लॉट में। तो क्या ऐसा होता है या उसको इंस्टेंट ही सिद्धांत है? अगर आपने फॉरवर्ड बैंड किया है, कहने मतलब उनका ये था कि अगर फॉरवर्ड बैंड किया है तो आपको बैकवर्ड बैंड भी करना है। अगर आपने राइट ट्विस्ट किया है तो आपको लेफ्ट ट्विस्ट भी करना है। सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है ना, वो तो साइड इफेक्ट होना है, उसको फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। सिमेट्रिक होना चाहिए ना। अगर आपने आगे झुका है तो बैक बेंडिंग, ट्विस्ट किया लेफ्ट तो राइट भी करना है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, ये तो आपने महत्वपूर्ण बात की। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है या गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए भी बहुत सारे आसन हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है। यहां पर मुझे लगता है आप लोग कुछ बताइए, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं इसमें, तो ऐसे सेंसिटिव समय में कितनी सावधानी होती है योग को लेकर? ये तो अच्छा है कि पहले हम इसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 चीजों में बढ़ जाता है। स्टार्टिंग के बिगिनिंग्स में उसके आसन प्राणायाम अलग रहेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी के पोस्चर्स अलग होते हैं फीमेल के उस टाइम पे। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा तो धीरे धीरे उसके उदर में उभार आना शुरू होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा बैकएड भी इश्यू होना शुरू, क्योंकि नॉर्मल बातें हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को बैकएड के इशू, लंबर में थोड़ा सा खिंचाव आना शुरू होता है, बैकएड आना शुरू होता है, और हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से थोड़ा सा उस टाइम पे उनको स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है उस टाइम पे। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, उस टाइम पे भी पूरा एक्सरसाइज चेंज हो जाता है। कोई भी ऐसे आसन उनको नहीं कराया जाता है जो आपके एब्डोमेन रीजन्स को बहुत प्रेशर क्रिएट करे। उनको बैकएड वाले देना चाहिए। और ऐसे आसन का भी चयन करते हैं, जैसे उस टाइम पे जनरली हम यूट्रस के रिलैक्सेशन वाले आसन ज्यादा, जैसे बटरफ्लाई पोज हो गया, मार्जरी आसन हो गया, क्योंकि उसको दुग्ध पान कराने में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर होता है उस टाइम पे। इसीलिए हम कुछ ऐसे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेक्शनल ब्रीदिंग हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये करते हैं। काफी महत्वपूर्ण चर्चा थी, इसलिए क्योंकि योग को अगर हम सिद्धांततः बात करें तो आज के समय में ये भी एक इशू था बहुत सारी चीजों के साथ साथ कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिला के आज जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने यही जाना कि योग को जो सिद्धांततः नियम है, जो उसके 8 क्रम हैं, उसको ही अगर आप पालन करते हैं तो उसका जो असर है वो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा में मिलता है। तब आप जाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर हासिल हो सकता है। छगनलाल सोनार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।